कल हमने डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर के बारे में और उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि ट्रांसफार्मर के अंदर किस तरह से हम म्यूचुअल इंडक्शन को इस्तेमाल करते हैं और म्यूचुअल इंडक्शन को इस्तेमाल करके हम किस तरह से ईएमएफ को बढ़ा भी सकते हैं और ईएमएफ को कम भी कर सकते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी कल बेटा। और उसके अंदर जो आखिरी बात हमने डिस्कस की थी वो हमने की थी इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। और इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होती है कि जो हमें आउटपुट में पावर मिलता है उसके दरमियान और जो इनपुट के अंदर पावर होता है उसके दरमियान जो रेशो होता है उसको कहा जाता है इफिशिएंसी। ठीक है। और जो कमर्शियल ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनकी इफिशिएंसी जो होती है वो लेस देन 100% होती है और वो होती है 95 to 99%। तो इसका मतलब ये है कि उसमें 1 से लेकर 5% तक लॉस हो सकता है, नुकसान होता है। अगर एफिशिएंसी किसी ट्रांसफार्मर की 95% है मीन्स 5% लॉस है, 96% है मीन्स 4% लॉस है, 97% है मीन्स 3% लॉस है, 98% है मीन्स 2% लॉस है। तो इस तरह से लॉस होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये लॉस होता क्यों है बेटा, या इस लॉस के होने की वजह क्या है, या इसके लॉस होने का रीजन क्या है बेटा। ठीक है। तो अब आज हम पढ़ेंगे बेटा सोर्सेज ऑफ पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर। सोर्सेज ऑफ पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर बेटा। ट्रांसफार्मर के अंदर सोर्स कौन सा होता है बेटा? सबसे पहले होता है बेटा एडी करंट। अब ये एडी करंट क्या होता है बेटा? एडी करंट का मकसद होता है बेटा, बुक दीजिए बेटा, ये वो करंट होते हैं जो किसी भी ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर बनते हैं बेटा। देखिए हमने कल डिस्कस किया था बेटा कि जो एडी करंट्स होते हैं इस तरह से ये कोर होती है बेटा। पहले मैं इनकी डेफिनेशन लिख लूं बेटा। करंट इंड्यूस्ड इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर ड्यू टू change of flux is called eddy current बेटा। ठीक है। एडी करंट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। और इसको रिमूव कैसे किया जाता है? बाय मेकिंग कोर लेमिनेटेड बेटा। कल हमने पढ़ा था बेटा कि इसकी जो कोर होती है वो लेमिनेटेड होती है, मींस 4 लेयर्स में बनती है और एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान वार्निश का लेयर होता है। तो बेटा ये जो लेयर्स में कोर को बनाने का मकसद ही यही होता है कि ये जब इसमें इस तरह से फ्लक्स चेंज होता है बेटा, ये आप समझे कि इस तरह से सपोज करें बेटा ये कोर है, ये इसका फ्रेम है ट्रांसफार्मर का बेटा, ये इस तरह से फ्रेम है और इस फ्रेम के अंदर फ्लक्स चेंज होता है बेटा।
हम ये समझते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर असरअंदाज होता है। ये बेटा हम प्राइमरी को देते हैं और सेकेंडरी के अंदर इंडक्शन होती है और सेकेंडरी के अंदर हमें आउटपुट मिलता है जिसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस बेटा। अब ये जो प्राइमरी का फ्लक्स होता है बेटा, ये प्राइमरी का फ्लक्स इस तरह से सेकेंडरी के अंदर चेंज होता है बेटा, और फिर ये इस तरह से आता है। ये फ्लक्स जो होता है वो इस तरह से चेंज होता है क्योंकि इसमें करंट कौन सा है बेटा, एसी है। ये फ्लक्स इस तरह से चेंज होगा। तो ये फ्लक्स प्राइमरी के अंदर भी चेंज होता है, ये फ्लक्स सेकेंडरी के अंदर भी चेंज होता है, और ये फ्लक्स किसके अंदर चेंज होता है बेटा, कोर के अंदर भी चेंज होता है। तो फ्लक्स जो होता है जब सेकेंडरी के अंदर चेंज होता है तो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ बनती है, और इस बेटा जो कोर होती है ये भी किसकी होती है, मेटल की। तो कोर के अंदर फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर भी एक करंट बनता है। करंट सिर्फ सेकेंडरी के अंदर नहीं बनता, करंट कोर के अंदर भी बनता है और किसके अंदर बनता है, सेकेंडरी। क्योंकि प्राइमरी का फ्लक्स सिर्फ सेकेंडरी के अंदर चेंज नहीं होता, प्राइमरी का फ्लक्स कोर के अंदर भी चेंज होता है। तो इस कोर के अंदर भी एक करंट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हैं बेटा कि ये इस तरह से एडी करंट बनता है बेटा कोर के अंदर। ये बेटा एडी करंट होता है। ठीक है, ये जो कोर है बेटा, कोर के अंदर ये एडी करंट बनता है। अब अगर ये कोर इतनी थिक करेंगे तो बेटा थिकनेस बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। अगर कोर को थिक बनाएंगे तो उससे एडी करंट्स क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। अगर लेयर्स में हम बनाएंगे बेटा, देखें ये कोर लेयर्स में है, तो हर लेयर जो होता है वो पतला होता है और हर लेयर के अंदर अलग अलग से करंट बनेंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि अगर आप पूरी कोर को थिक बनाओगे तो उसमें ज्यादा एडी करंट बनेगा, और लेयर्स में जब आप बनाओगे तो हर लेयर के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा करंट बनेगा। इससे ये लॉस जो होता है वो कम से कम होता है। तो जो कल हमने डिस्कस किया था ना कि कोर को लेयर्स में बनाया जाता है, तो कोर को लेयर में बनाने का मकसद ही यही होता है ताकि एडी करंट्स के लॉस को कम से कम किया जा सके। ठीक है, पेज नंबर है बेटा हमारे पास 147 है, सोर्सेज ऑफ पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर बेटा। एडी करंट्स इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ कोर। एडी करंट कहां पे बनते हैं बेटा, सरफेस ऑफ कोर के ऊपर बनते हैं, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसकी वजह क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होती है। कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है बेटा, चेंज होता है। Heating and therefore produce the amount of power that can be transferred to the secondary। इसका नतीजा ये निकलता है कि इसका जो पावर सेकेंडरी तक पहुंचता है, इस पावर का कुछ हिस्सा किसमें चला जाता है, एडी करंट में चला जाता है। क्योंकि एडी करंट है, करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो अगर इस कोर में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी है ना, तो ये किसी सोर्स की वजह से बनी, और उसका सोर्स भी कौन सा है, उसका सोर्स भी प्राइमरी है। प्राइमरी कॉइल दो जगहों पे करंट प्रोड्यूस करती है, इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर और दूसरा कॉइल के अंदर। तो सेकेंडरी के अंदर और इसका दोनों का जो होता है वो बराबर होता है इनपुट के, इसलिए आउटपुट जो होता है वो इससे कम हो जाता है। द कोर इज लेमिनेटेड। अब इस मकसद के लिए क्या किया जाता है, कोर इज लेमिनेटेड मेड अप ऑफ थिन शीट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन, each separated from the next by a layer of insulating varnish. They very nearly eliminates AD current heating। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे चेंज होता है। आप इसको देखें बेटा, देखें आप इसको कि ये चेंज कैसे होता है बेटा। देखिए बेटा, ये हमारे पास है ट्रांसफार्मर। ये देखिए बेटा, इसकी प्राइमरी कॉइल है
और ये कौन सी होती है बेटा, सेकेंडरी कॉइल होती है। अब आप देखें बेटा, प्राइमरी कॉइल के साथ सेकेंडरी कॉइल रखी गई है और प्राइमरी कॉइल के अंदर हम देंगे इनपुट और सेकेंडरी कॉइल के अंदर हम क्या लेंगे बेटा, आउटपुट। अब देखिएगा बेटा, प्राइमरी के अंदर जब हम एसी देंगे तो उसका फ्लक्स चेंज होगा और वो फ्लक्स किसके अंदर चेंज होगा, सेकेंडरी के अंदर चेंज होगा और सेकेंडरी के अंदर एक ईएमएफ बनेगी। देखें ये प्राइमरी के अंदर हम क्या दे रहे हैं बेटा, एसी। देखें ये अपना डायरेक्शन करंट क्या कर रहा है, चेंज, और फ्लक्स चेंज हो रहा है और किसमें चेंज होता है, सेकेंडरी के अंदर चेंज होता है बेटा, इस तरह से। और सेकेंडरी के अंदर जो होता है बेटा, एक करंट इंड्यूस होता है, यहाँ पे सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है बेटा। और इसके अंदर भी कौन सा बन रहा है बेटा, देखें एसी, वो वहां पे एरोस देखें अपना डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये आप बेसिक फिनोमेना देख सकते हैं कि प्राइमरी के अंदर जो फ्लक्स होता है वो किसमें चेंज हो रहा है, सेकेंडरी के अंदर चेंज हो रहा है। और इस तरह से जो है वो ये प्राइमरी की इंडक्शन हो रही है सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये तो हमने कल प्रोसेस समझा था या कल प्रोसेस हमने देखा था, जिसके अंदर आप देखिए बेटा ये फ्लक्स, ये बेटा जो फ्लक्स होता है ये प्राइमरी से कहां पे जाता है, सेकेंडरी में। किससे जाता है बेटा, इस कोर से जाता है। तो ये फ्लक्स जब चेंज होगा ना तो ये सेकेंडरी के अंदर भी चेंज होगा और किसके अंदर चेंज होगा बेटा, कोर के अंदर भी चेंज होगा। और कोर भी किसकी होती है, मेटल की। और मेटल के अंदर अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और एडी करंट बन जाएगा। अब इस मकसद के लिए क्या किया जाता है बेटा, ये देखें ये चेंज हो रहा है, कोर के अंदर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये देखें। और इसके लिए ये बेटा किस तरह से बनाया जाता है, लेयर्स का बनाया जाता है। और इन लेयर्स के अंदर ये जो बन रहे हैं, ये कौन सा बन रहा है बेटा, एडी करंट्स बन रहे हैं। ठीक है, और इन एडी करंट्स को कम करने के लिए ही ये क्या बनाए जाते हैं, लेयर्स बनाए जाते हैं। एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान वार्निश दिया जाता है ताकि एक लेयर का एडी करंट दूसरे लेयर के साथ एड न हो पाए। क्योंकि एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान जब वार्निश होगी ना तो वार्निश इंसुलेटिंग है और एक लेयर का करंट दूसरे लेयर के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ये देखें ये एडी करंट का रीजन। ठीक है, और ये जो एडी करंट होता है बेटा, ये इसके अंदर ये यहाँ पे पैदा होता है। अगर ये पूरी थिक होती तो एडी करंट क्या बन जाता है बेटा, ज्यादा। और ये एडी करंट भी एसी होता है, इसका भी डायरेक्शन क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। ये देखें इसका डायरेक्शन ये एरो दे रहा है और ये एडी करंट्स भी इसके अंदर क्या करते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। और इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इस मकसद के लिए इस कोर को हम लेमिनेटेड करते हैं। और लेमिनेटेड करने की वजह से ये जो करंट होता है हर लेयर का क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये मिक्स होके एक बड़ा करंट नहीं बना पाता, और मिक्स होके एक बड़ा जब करंट नहीं बना पाएगा तो उसके अंदर हमारा लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एडी करंट्स है बेटा। ठीक है, इन करंट्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एडी करंट्स। ठीक है, और दूसरा अब रीजन है बेटा। अब दूसरा रीजन क्या होता है, ये तो एक रीजन हुआ। आप ये नहीं समझिएगा कि ये जो 1 से 5% लॉस होता है वो सिर्फ एडी करंट्स की वजह। एडी करंट एक काज है, एक काज है, दूसरे काज भी है। दूसरा काज क्या होता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है और इसमें एडी करंट बनता है। तो ये खुद क्या हो जाएगा, मैग्नेट होगा। क्योंकि बेटा अगर किसी भी चीज के अंदर करंट फ्लो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब डायरेक्शन चेंज करेगी ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इस कोर की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और कोर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये एक दूसरे को क्या करती है, अपोज करती है। क्योंकि बेटा जब कोर के अंदर एडी करंट बनेगा तो कोर खुद क्या हो जाएगा, कोर खुद मैग्नेट बन जाएगी। तो ये जो सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और इस कोर की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। और इस अपोजिशन की वजह से भी इसके अंदर एक लॉस आता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस।
इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस कौन देता है, इस कोर की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है। तो इसलिए ये होता है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज करती है, तो यहाँ पे जो कोर की मैग्नेटिक फील्ड होती है ये डायरेक्शन चेंज करने को अपोज करती है, और उसकी वजह से भी लॉस आता है, जिसको क्या कहा जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो इस तरह से, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है ना, उस डायरेक्शन चेंज होने के अंदर जो अपोजिशन आती है, उस अपोजिशन की वजह से जो लॉस आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। और वो अपोजिशन क्यों आती है, क्योंकि कोर खुद मैग्नेट बनती है, और कोर की मैग्नेटिक फील्ड इस प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के चेंज को क्या कर देती है, अपोज करती है। और हिस्टैरिसीस लॉस में भी क्या पैदा होता है, हीट पैदा होती है। और इसको कम कैसे किया जाता है, इसको कम किया जाता है बाय यूजिंग परमेलॉय। परमेलॉय का मकसद है आयरन निकल कोबाल्ट, इनकी मिक्सचर से ये बनाया जाता है। और ये इनकी मिक्सचर से जो मटेरियल बनता है जिसको सॉफ्ट आयरन कहा जाता है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो तेजी से चेंज करने दे सकता है। बाकी कोई भी मटेरियल जो होता है वो इतनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने नहीं देता। जैसे अगर स्टील हो, तो स्टील अपने अंदर इसको कतई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज होने नहीं देता। इसलिए अगर स्टील का बना दे इसका फ्रेम, तो हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम परमेला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टैरिसीस लॉस है बेटा। इस हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो किस वजह से आता है, ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर मटेरियल। और इसके नतीजे में ये जो होता है बेटा, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा, इसका सेकंड जो होता है वो काज होता है बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि इसके अंदर जो सेकंड बेटा काज है, ये होता है बेटा हिस्टैरिसीस लॉस है बेटा। लॉस ड्यू टू change of direction of magnetic field बेटा। आप कहोगे बेटा इस तरह से कि हिस्टैरिसीस लॉस प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट बेटा। ये हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है बेटा। और इसकी रिमूवल कैसे की जाती है बेटा, रिमूवल होती है बेटा स्पेशल परमेलॉय इज यूज्ड बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर है बेटा पेज नंबर वही सेम है 147। each time the direction of magnetization of the core is reversed। कि बेटा जब फ्लक्स चेंज होता है कोर में, तो कोर के अंदर करंट बनता है एडी। और एडी करंट के बनने की वजह से कोर की अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो अगर प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, तो एडी करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा, और एडी करंट के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कोर की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो जैसे प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा, कोर की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। और प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड और कोर की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्शन चेंज को अपोज करेंगे। नतीजे में जो है वो क्या पैदा होगा, हिस्टैरिसीस लॉस पैदा होगा। some energy is wasted in overcoming internal friction। और ये इंटरनल फ्रिक्शन किस वजह से आती है, एडी करंट की मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से आती है। दिस इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस एंड इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इन द कोर। इट इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग स्पेशल एलॉयज परमेलॉय फॉर द कोर मटेरियल बेटा। अब तीसरी बेटा तीसरा रीजन है,
और तीसरा रीजन क्या होता है बेटा? तीसरा रीजन होता है कि लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। बेटा जो कॉइल्स की रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से लॉस आता है। ठीक है बेटा, इसके लिए क्या किया जाता है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल्स प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट्स बेटा इन कॉइल्स। बेटा जो कॉइल्स होती है ना, इस तरह से प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है बेटा, इस तरह से। जाहिर है इनके अंदर जब करंट फ्लो करता है तो इनकी भी रेजिस्टेंस होती है, और इस रेजिस्टेंस की वजह से भी सम पावर क्या हो जाता है बेटा? लूज हो जाता है। क्योंकि पता है आपको बेटा, पावर लूज का फार्मूला होता है I²R। अगर कॉइल की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, पावर लॉस ज्यादा होगा बेटा। और इसका इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं बेटा। ये भी हीट पैदा करती है और पावर लॉस होती है। इसकी रिमूवल कैसे की जाती है बेटा? इसको रिमूव किया जाता है इस तरह से बेटा। रिमूवल होती है कि कॉइल हैविंग लार्ज करंट इज मेड थिक बेटा। ठीक है बेटा, आपको पता है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें ईएमएफ बढ़ती कम होती है और करंट भी क्या होता है? कम होता है, बढ़ता है। जैसे स्टेप अप के अंदर प्राइमरी के अंदर ज्यादा होता है, सेकेंडरी के अंदर कम होता है। तो प्राइमरी के अंदर करंट ज्यादा होता है, उसको थिक बनाया जाता है, और सेकेंडरी के अंदर करंट कम होता है तो उसको क्या बनाया जाता है? थिन बनाया जाता है। तो जैसे मैंने कल बनाए थे ना, एक को थिक बनाया था और दूसरे को थिन। वो इसलिए कि जिस कॉइल के अंदर ज्यादा करंट होता है ना, उसको थिक बनाया जाता है। थिक बनाने का मकसद क्या होता है? ताकि उसकी रेजिस्टेंस क्या हो सके? कम। और रेजिस्टेंस कम होगी तो पावर लॉस क्या हो जाएगा? कम होगा बेटा। तो आप कहोगे बेटा, प्राइमरी कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड secondary coil of step down transformer are thick due। ठीक है, अब ये रीजन अब पहले पढ़ चुके हैं बेटा। ये इसीलिए थिक बनाई जाती है क्योंकि स्टेप अप के प्राइमरी में करंट ज्यादा होता है और स्टेप डाउन के सेकेंडरी के अंदर करंट जो होता है बेटा वो ज्यादा होता है, इस तरह से। अब ये जो चौथा लॉस होता है बेटा, चौथा लॉस होता है जो है वो लॉस ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज बेटा। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब प्राइमरी का फ्लक्स होता है बेटा, ये प्राइमरी कॉइल होती है, ये सेकेंडरी कॉइल होती है, तो प्राइमरी का 100% फ्लक्स सेकेंडरी में नहीं पहुंच पाता बेटा। प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी तक पहुंचता है कोर से, फ्रेम से। जैसे हमने देखा था कि जो प्राइमरी का फ्लक्स है वो कहां से जाता है? कोर से। तो 100% नहीं पहुंच पाता बेटा। तो आप कहोगे कि 100% फ्लक्स ऑफ प्राइमरी does not pass through secondary beta, due to which power is lost beta। ठीक है, इसके पावर का लॉस होता है, इसका कोई रिमूवल है नहीं। 100% फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी तक पहुंचेगा नहीं।
तो ये तो लॉस होना होना है। तो ये 4 मेजर काजेस है, जरूरी नहीं यही 4 है, इसके सिवा भी हो सकते हैं, लेकिन आपके बुक में 4 रीजन दिए गए कि 1 से 5% जो होता है वो लॉस जो होता है वो आता है एडी करंट की वजह से, हाइस्टेरेसिस लॉस की वजह से, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल्स की वजह से, और किस वजह से, फ्लक्स लिंकेज की वजह से। ये 4 मेजर काजेज होते हैं जिसकी वजह से जो आपका पावर प्राइमरी के अंदर दिया जाता है वो जो होता है वो सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाता। अब आखिरी बात है बेटा इस चैप्टर की जिसको हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। बेटा पावर ट्रांसमिशन बेटा ये जो है ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है बेटा। देखिए पावर ट्रांसमिशन बेटा जो पावर बनता है ना वो 2 तरह से बनता है। आपको पता है हम डीसी भी पढ़ते हैं एसी भी पढ़ते हैं, तो पावर 2 तरह से बनता है, एसी की सूरत में भी बनता है और डीसी की सूरत में भी बनता है। लेकिन हम लंबे डिस्टेंस तक पावर हमेशा एसी की सूरत में भेजते हैं क्योंकि डीसी में लॉस ज्यादा आता है। तो आप कहोगे बेटा कि फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर is transmitted through एसी। बेटा पावर जो होता है वो एसी की सूरत में ट्रांसमिट किया जाता है। नंबर 2 पावर बेटा जो होता है उसकी इक्वेशन होती है I²R। बेटा आपको पता है बेटा अगर जामशोरो थर्मल हाउस है बेटा जहाँ पे पावर बनता है जो हमें उमरकोट के अंदर सप्लाई हो रही है वो जामशोरो थर्मल हाउस से हो रही है। अब जामशोरो थर्मल के अंदर पावर बनता है, ईएमएफ भी बनती है और करंट भी वहीं से आता है। तो बेटा अगर जामशोरो थर्मल से उमरकोट तक लाइन की लेंथ लें तो लाइन की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, और आपको पता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम इस लेंथ को तो कम नहीं कर सकते। अब लेंथ जामशोरो के दरमियान और उमरकोट के दरमियान कम करना अपने बस में नहीं होता। कोशिश की जाती है कि लाइनों को सीधा ले आया जा सके ताकि कम से कम लेंथ हो, लेकिन फिर भी लेंथ तो होगी, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ द लाइन तो लंबे डिस्टेंस तक लेंथ तो ज्यादा होगी होगी। अब उसकी लेंथ ज्यादा होगी मीन्स रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और ऊपर से अगर जामशोरों से ज्यादा करंट उमरकोट की तरफ भेजा जाए तो ये फार्मूला कहता है कि उमरकोट तक लेंथ ऑफ द लाइन ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ऊपर से करंट भी ज्यादा भेजेगा तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, ज्यादा। इस मकसद के लिए क्या किया जाता है कि पावर स्टेशन पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो ईएमएफ ज्यादा भेजता है, करंट कम भेजता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि करंट कम भेजने की वजह से, करंट अगर कम होता है तो पावर लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप दूसरी पॉइंट क्या कहोगे कि एट पावर स्टेशन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है टू रिड्यूस लाइन लॉसेस। बेटा लाइन लॉसेस को रिड्यूस किया जा सकता है बेटा, ठीक है। नंबर 2 बेटा अब इसके बाद बेटा जैसे उमरकोट की ग्रिड स्टेशन पे आ रहा है 1,32,000 वोल्ट और करंट बहुत ही थोड़ा आता है। अब ग्रिड स्टेशन के ऊपर क्या किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि 1,32,000 वोल्ट बहुत डेंजरस है, इसको डायरेक्ट घरों की तरफ नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस पोटेंशियल होता है, इसलिए फिर इसको ग्रिड स्टेशन पे स्टेप डाउन किया जाता है, ठीक है बेटा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
is used at grid stations and in स्ट्रीट्स। बेटा स्ट्रीट्स के अंदर भी स्टेप डाउन होता है। ग्रिड स्टेशन के ऊपर 1,32,000 उमरकोट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकियों पे डिफरेंट होगा। बड़े शहरों में तो इससे भी ज्यादा होता है ग्रिड स्टेशन पे, छोटे शहरों में इससे भी कम होता है बेटा। ठीक है, तो 62 भी होता है, मुख्तलिफ पोटेंशियल्स होते हैं ग्रिड स्टेशन के। उमरकोट का 1,32,000। तो उमरकोट की ग्रिड स्टेशन पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो इसको 1,32,000 को 11,000 में कन्वर्ट करता है। और ये 11,000 आता है गलियों के अंदर, ये शहर के अंदर जो गलियों में ट्रांसफार्मर लगे। और ये 11,000 आता है गली के ट्रांसफार्मर में। गली का ट्रांसफार्मर भी स्टेप डाउन है, और ये क्या करता है, घर के अंदर भेजता है 220। अपने पास तो 220 के से भी कम आ रहा है, लेकिन बहरहाल ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये 220 से कम करता है। और ये 220 जब घर के अंदर आता है तो घर के अंदर भी मुख्तलिफ चीजें लगी होती हैं। किसी को 4 वोल्ट चाहिए, किसी को 10 चाहिए, किसी को 50 चाहिए, किसी को 110 चाहिए। जैसे ये हमारे पास फोटो स्टेट मशीन होती है, ये जो होती है शायद अमेरिकन है या जापानीज है, तो इसका पोटेंशियल भी 110 होता है। ठीक है, तो 220 को स्टेप डाउन करके फिर मुख्तलिफ चीजों के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हमारे घर में स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर स्टेप डाउन भी होता है, स्टेप अप भी होता है। लाइट डिम होती है वो बढ़ा के देता है, लाइट ज्यादा हो जाती है उसको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो इसमें दोनों सिस्टम होते हैं। जो अच्छे स्टेबलाइजर होते हैं इसमें दोनों सिस्टम्स होते हैं। 220 से बढ़ने नहीं देंगे, 240 से ज्यादा होने नहीं देंगे, और अगर 220 से कम हुआ तो उसको बढ़ा के फिर 220 कर देंगे। तो इस तरह से सीरीज लगी होती है मुख्तलिफ चीजों के अंदर ट्रांसफार्मर की। ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन के अंदर इसका जो है वो ट्रांसफार्मर का बहुत ही की रोल होता है बेटा। इन हाउसेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिड्यूस ईएमएफ फ्रॉम, ये क्वेश्चन आया था बेटा, 220 वोल्ट टू 4 वोल्ट फॉर डोर बेल। बेटा डोर बेल के लिए ये कितना कर देता है बेटा, 220 से 400। ये पूछा गया था, आपके बुक में लिखा भी हुआ है बेटा। आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर में हैव सेवरल सेकेंडरीज। बेटा जरूरी नहीं है कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक ही सेकेंडरी हो, ज्यादा सेकेंडरीज भी हो सकती है। बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट है, इंशाल्लाह कल जो है वो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। एक मिनट बेटा आपकी क्लास टेस्ट होगी 14 चैप्टर की, मैं आपको बताऊंगा। जैसे 13 की हुई थी, 14 की क्लास टेस्ट होगी। और दूसरी बात, ये नवाब शाह बोर्ड वाले मैसेज कर रहे हैं 22 के ऊपर हमारा पेपर है, और 21 पे जीटी कैसे होगी। ठीक है, नवाब शाह बोर्ड वाले मैसेज कर रहे हैं कि 21 पे जीटी और 22 पे हमारे पेपर है। तो अब पेपर कैसे होते हैं मैं ऑनलाइन में नहीं बोल सकता, तो हमें भी बताया आपको भी बताया। ठीक है, मेरे ख्याल में तो आपने बहुत सारों ने बुक्स देखे भी नहीं होंगे, तो खुदा खुदा किया करें, पेपर कैसे होते हैं वो सबको पता है, ऐसे नहीं करें, अच्छे बच्चे अच्छे बने। तो मेरे ख्याल में जीटी और पेपर का आपके ऊपर तो कोई ताल्लुक मुझे तो नहीं लगता। बहरहाल फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको एक दिन पहले कर लें 20 के ऊपर, तो आप इसको 20 जो है वो समझ लें, क्योंकि 21 पे फिर वो दूसरा बहाना करते कि हमें जाना है वहां पे। भाई जाए, नवाब शाह बहुत दूर है। ठीक है ना, नवाब शाह बहुत दूर है, आपको 2-3 दिन लग जाएंगे, 2-3 घंटे तो लगते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको सही